हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा जो कि 2021 में होना संभावित है से माइनर एक्ट्स जो कि पेपर नंबर 7 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को उत्तर सहित देखेंगे जो कि पूर्व परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। वेरी रिलीवेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप अच्छे से तैयार कर ले। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम किन कारणों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पारित किया गया है। दहेज जैसी कुप्रथा को दूर करने हेतु वर्तमान में कौन कौन सी विधियों का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस के उत्तर को लिखें तो सबसे पहले क्वेश्चंस को डिवाइड कर लें और हो सके तो हेडिंग्स वाइज आंसर्स को दें। तो आंसर्स को देखते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के पारित करने के क्या कारण एवं उद्देश्य हैं। तो जैसा कि प्राचीन काल से ही हिंदू समाज में माता पिता एवं सगे संबंधी और नवविवाहिता जो होती हैं उनके लिए विवाह के अवसर पर अपने सामाजिक स्थिति के अनुसार उपहार या दान के तौर पर नवविवाहिता को अपनी गृहस्थी चलाने हेतु कुछ आवश्यक साजो सामान देते थे ताकि उनकी गृहस्थी एक सामान्य ढंग से चल सके। किंतु कालांतर में ये एक सामाजिक बुराई के रूप में बढ़ती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि सामाजिक बुराई ने और कई अन्य सामाजिक, आर्थिक एवं आपराधिक समस्याओं को जन्म दिया। वर्तमान परिवेश में दहेज व्यवस्था चूंकि हिंदू विवाह पद्धति के अभिन्न अंग के रूप में रही है और वर्तमान समय में एक मजबूरी बन गई है। दहेज के कारण ही मजबूर लड़कियां आत्महत्या करने लगी, तो कुछ ने विवाह उपरांत प्रताड़ना के कारण आत्मदाह कर लिया एवं बहुत सी नवविवाहिताओं ने तो दहेज के लोभी जो लोग थे उनके द्वारा उनको मार दिया गया। दहेज की प्रथा कुप्रथा में बदलने के कारण माता पिता द्वारा अपना सम्मान बचाने के लिए अपने पुत्रों के विवाह के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ा, अतः कर्ज द्वारा पूर्ति की गई। वर्तमान समय में दहेज लेना और देना एक सामाजिक प्रतिष्ठा बन गई है, जिसके संबंध में दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू किया गया है। अब देखते हैं कि दूसरी हेडिंग को डालेंगे कि उपरोक्त बुराइयों को दूर करने हेतु अधिनियम पारित किया गया था। किन किन बुराइयों को दूर करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू किया गया है। तो संसद के द्वारा सन 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दहेज को परिभाषित करने के साथ साथ दहेज लेना या देना दोनों को दंडनीय बनाया गया है। विधायिका ने दहेज लेने व देने को दंडनीय बनाने के साथ साथ दहेज से संबंधित अपराधों को अजमानतीय, संज्ञेय और असमनीय अपराध की श्रेणी में रखा है। तीसरी हेडिंग्स जो होगी वो दहेज कुप्रथा को दूर करने हेतु वर्तमान जो विधियाँ हैं उनके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट लॉ को देख लेते हैं, प्रोविजंस जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे दहेज की कुप्रथा को रोकने हेतु विधायिका ने निम्नलिखित विधि की व्यवस्था की है जो कि निम्नलिखित हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में नई धाराएं जो कि 304B एवं धारा 498 ए को जोड़ा गया है और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में भी जो धारा 174 और धारा 176 है उसमें भी संशोधन किया गया। साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में नई धाराएं 113A एवं 113B को जोड़ा गया है और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 अधिनियमित किया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो कि 2006 है को अधिनियमित किया गया। निष्कर्ष स्वरूप में जो प्रश्न का है उसका जो निष्कर्ष होगा, चौथी हेडिंग निष्कर्ष स्वरूप है, दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, इसे मात्र कानूनी प्रावधानों से नहीं रोका जा सकता है। कानूनी प्रावधानों को समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए और तर्कपूर्ण कारण देकर स्वयं समाज को आगे आना होगा। सभी इस सामाजिक बुराई को समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में जो दहेज प्रथा है एक सामाजिक बुराई के रूप में उत्पन्न है। जब तक कि समाज के व्यक्ति स्वयं कानून का पालन नहीं करेंगे और स्वयं सामने नहीं आएंगे तब तक कि समाज से इस बुराई को दूर नहीं किया जा सकता है। तो निष्कर्ष स्वरूप में जो भी आपको सटीक लगे निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत कारित किए जाने वाले अपराधों के संज्ञान एवं विचारणा हेतु क्या प्रक्रिया है। दहेज लेने या मांगने के आरोप को साबित करने का भार किस पर होता है। तो जो प्रथम हेडिंग है हमारी वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विचारण। ट्रायल क्या होगा। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 7 के अनुसार दहेज के संबंध में कारित अपराधों के संज्ञान एवं विचारण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। धारा 7 ये कहती है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेंगे। इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय, पहला है कि अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर या अपराध से व्यथित उस व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति
के माता पिता या अन्य नातेदार अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान या संगठन के द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के सिद्ध दोष किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित करें। दूसरी हेडिंग है संस्था या संगठन के संबंध में स्पष्टीकरण। मान्यता प्राप्त कल्याण या संगठन ऐसी कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है जो कि इस निमित्त केंद्रीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, वो संस्था या संगठन कहे जा सकेंगे। तीसरी हेडिंग्स होगी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 36 जो कि अपराधों के संज्ञान हेतु परिसीमा की कोई भी बात लागू नहीं होगी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों को। चौथा है कि तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी भी बात के होते हुए भी अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कथन उसे अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन का दायी नहीं बनाया जाएगा, उत्तरदायी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि साबित करने का भार किस पर होगा, तो धारा 8 जो है धारा 8A के अनुसार जहां भी कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई भी दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां ये साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई भी अपराध नहीं किया है, तो साबित करने का भार उसी पक्ष पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या केवल दहेज की मांग करना ही अपराध है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संदर्भ में इसकी व्याख्या दें। तो पहली हेडिंग है क्या दहेज की मांग करना मात्र ही अपराध है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज की मांग करना मात्र ही अपराध होगा। धारा 4 दहेज की मांग को दंडनीय बनाती है, अतः धारा 4 निम्नलिखित प्रावधान करती है। यदि कोई भी व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी भी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकेगा से दंडनीय होगा, परंतु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से जो कि निर्णय में उल्लिखित किए जाएं 6 मास से कम अवधि के कारावास का दंडादेश आरोपित कर सकेंगे। अतः धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में विधायिका ने दहेज जैसी कुप्रथा के रोकने हेतु न केवल अपराध होने की स्थिति में वन अपराध के प्रारंभिक चरण यथा केवल दहेज की मांग मात्र को भी दंडनीय बनाया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के क्वेश्चंस बिहार एपीओ मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी हेल्पफुल साबित होंगे। तो यदि आप संपूर्ण स्टडी मटेरियल बिहार एपीओ मेंस एग्जाम्स का चाहते हैं तो जुड़े रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ से। टॉपिक वाइज आपको सभी क्वेश्चंस उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।